Welcome everybody to this new lecture or new paper of your syllabus, that is paper number 2 of your syllabus for BSc Part 2 Optics. ऑप्टिक्स हिंदी में प्रकाशिकी जिसको बोलते हैं, आज उसका शुरुआत हम कर रहे हैं पेपर नंबर 2। होपफुली जो तो बचे हुए पेपर हैं आपके वो आप स्टडी कर रहे होंगे। तो ऑप्टिक्स जैसी ब्रांच को शुरू करने से पहले हमें कुछ एक कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता होगी, एक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होगी, और इन कॉन्सेप्ट्स को मोर जनरली आपने अपने 12th +2 वाले सिलेबस में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। हालांकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द बेस फॉर द स्टडी ऑफ बुक लाइक ऑप्टिक्स। सो इसको करना ज़रूरी है, और इसी कारण जो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करना है आज। और हो सकता है कि एक लेक्चर या एक से ज़्यादा 2 लेक्चर और अभी इस रिवीजन में लगे, क्योंकि अगर ये रिवीजन आप नहीं करेंगे और डायरेक्ट सिलेबस पे जाएंगे जो फ्रॉमेट्स प्रिंसिपल से शुरू होता है, तो वहाँ से वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, अबाउट स्फेरिकल मिरर, अबाउट लेंस, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, the magnification power of lens, magnification power of mirrors। तो ये सब टॉपिक्स के बारे में जब आप बहुत क्विकली हम इस काम को करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सिलेबस आपने मोस्ट जनरली आपने ये 12th के सिलेबस है आपका, वहीं से हम इसको रिवाइज करेंगे और जो कुछ कंसेप्ट्स हैं उनको ग्रैब करते हुए चलेंगे, और फिर अपने जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है दैट इज़ आवर सिलेबस फॉर BSc Part 2 पेपर नंबर 2 तो ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, वहाँ से फिर अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ज़रूरी है कि ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमारे हैं इसका प्रिपरेशंस हम कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। आप ऑप्टिक्स जैसी ब्रांच को जब स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, तो यहाँ बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे लॉज आपको देखने को मिलती है। एक जो कहते हैं प्रकाश का सार्वभौमित्व, द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, वो ये है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, दैट इज लाइट ट्रेवल ऑलवेज इन द स्ट्रेट पाथ। ओके, तो अगर आप ऑप्टिक्स की बात करें और कहाँ से हमें ऑप्टिक का सेंसेशन आता है, कहाँ से ये कहानी शुरू हुई, तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। बहुत सारे लॉज हैं, इंटरफेरेंस आप पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आप पढ़ते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट आप पढ़ते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी आप पढ़ते हैं यहाँ। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करते हुए चले और अपने मेन टॉपिक, मेन सिलेबस की तरफ हम फिर आगे बढ़ेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज बेसिकली ऑप्टिक्स, अ क्विक रिव्यू। ओके, सो अगर आप किसी डार्क रूम में, ये बहुत मोस्ट जनरल सिचुएशन है आपके लिए कि अगर आप किसी डार्क रूम में हैं और कोई ऑब्जेक्ट वहाँ है, आप कितनी ही कोशिश कर लें अपनी आँख से उसे देखने की, अगर डार्क रूम है तो आप उस ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से नहीं देख पाते। जैसे ही आप उस डार्क रूम में किसी बल्ब को या किसी लाइट सोर्स, एनी काइंड ऑफ लाइट सोर्स, वो एक कैंडल हो सकती है, मोमबत्ती हो सकती है, माचिस हो सकती है, किसी भी तरह का कोई लाइट सोर्स अगर आप ऑन करते हैं वहाँ, तो वहाँ से लाइट सोर्स से जो लाइट रेज निकलती हैं वो उस ऑब्जेक्ट तक पहुँचती हैं और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंखों तक आती है। इसी कारण वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई देता है। सो एक्चुअली लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ लाइट। एक तरह की फॉर्म है एनर्जी की जो सेंसेशन ऑफ लाइट प्रोवाइड कराती है। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस सेपरेटिंग 2 मीडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जब भी लाइट किसी ऐसे सरफेस पे इंसिडेंट होगी जो 2 मीडिया को सेपरेट करता हो, तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, a part is reflected, second part is refracted, and the third one is
ऑब्जर्व, अभी एब्जॉर्ब। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं इन दो पार्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। जब भी लाइट किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा उसका रिफ्रैक्ट हो जाता है, यानी कुछ हिस्सा उसका परावर्तित हो जाता है, कुछ हिस्सा उसका अपवर्तित होता है और कुछ हिस्सा उसका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा मेन मोटिव है, वो ये है कि हम इन दोनों वाले, ये वो हिस्सा जो रिफ्लेक्ट हुआ है और एक वो भाग जो रिफ्रैक्ट हुआ है, उनके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। सो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग, वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट विच इज रिफ्लेक्टेड एंड द पार्ट विच इज रिफ्रैक्टेड। ओके, सो आपने 12th में बहुत सारे लॉज पढ़े होंगे, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वही उन्हीं का एक रिव्यू है। सो स्टार्ट दिस, द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड पार्ट्स फॉलोज द फॉलोइंग रूल्स। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो तरह के लॉ यहाँ हम पढ़ते हैं। कुछ इस तरह की कहानी हमें दिखाई देती है कि अगर हमारे पास ये कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारे पास कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आती है, जिस पॉइंट पे ये यहाँ इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है जिसको हमने n से रिप्रेजेंट किया है। दिस द इंसिडेंट रे, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई भी परावर्तक पृष्ठ हो सकता है, कोई एक मिरर हो सकता है या कोई एक चिकना पृष्ठ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसको इस तरह से ये जो लाइंस बनाई गई, ये पॉलिश करने का एक तरीका है। आगे जब आप स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आप स्टडी करेंगे तो वहाँ से आपको और ज़्यादा ये बात क्लियर हो जाएगी। ये जो लाइंस, छोटी छोटी लाइंस यहाँ हम ड्रॉ करते हैं, ये पॉलिश को रिप्रेजेंट करती हैं एक्चुअली। तो पॉलिश को रिप्रेजेंट, क्योंकि पॉलिश को हम अगर फिजिक्स जैसी ब्रांच को स्टडी करें तो पॉलिश तो हम कर नहीं सकते, तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है, एक तरीका है। वो तरीका यहाँ फिजिक्स में ये है कि अगर आपको किसी पॉलिश्ड सरफेस को दिखाना है तो आप इन छोटी छोटी लाइंस को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि अगर आपके पास एक इंसिडेंट रे है, वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो किसी दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो जो आने वाली रे है, जो आने वाली किरण है, आपतित किरण जिसे हम कहते हैं, इंसिडेंट रे, वो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से एरो से दिखाई गई है और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिखाई गई है। जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है इस पॉइंट बी पर, इस पॉइंट बी पर जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, उससे जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको आई से रिप्रेजेंट किया गया है और इसी नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया है। आई से इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि आई से इंसिडेंट एंगल, आई फॉर इंसिडेंट एंड आर फॉर रिफ्लेक्टेड, तो इसलिए इंसिडेंट एंगल को आई से रिप्रेजेंट किया गया है और रिफ्लेक्टेड एंगल को आर से रिप्रेजेंट किया गया। तो ये जो फिनोमिना यहाँ हो रही है, ये कुछ लॉज को फॉलो करते हुए होती है। वो लॉज क्या है? वही लॉज को हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। दो लॉ हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ये है कि एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी जो इंसिडेंट एंगल है वो किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जो आपतित कोण है वो परावर्तित कोण के बराबर होगा हमेशा। ये पहला नियम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस में। फर्स्ट लॉ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to or must be equal to the angle of reflection. The first law in the laws of reflection, ये वाला जो कोण है, ये वाला I, इस कोण के बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ रिफ्लेक्शन की फिनोमिना होगी तो हमेशा जो एंगल I है वो हमेशा एंगल R के बराबर होगा। दूसरा, the incident ray, the reflected ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane, यानी जो इंसिडेंट रे है यहाँ और जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ से और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही प्लेन में। ये कौन सा प्लेन है? ये इस रिफ्लेक्टेड सरफेस का प्लेन है। इसी प्लेन में लाई करते हैं तीनों, इसी प्लेन में। इंसिडेंट रे भी यही है
रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से जाती है और जो नॉर्मल जो मिलता है आके वो भी इसी प्लेन में मिलता है। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। तो ये दो नियम हैं द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन के। द एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू angle of r, that is angle of incidence must always be equal to angle of reflection. And the second point is the incident ray, the reflected ray and normal to the point of incidence all lie in the same plane. अब बात कर लेते हैं फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन की। फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह की फिनोमिना है कि हमारे पास ये एक प्लेन है या कोई लाइन हो सकती है जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। ये है मीडियम नंबर 1 और ये है मीडियम नंबर 2। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ सकते हैं कि ये मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 2 है। मीडियम नंबर 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से होता है कि ये दोनों मीडिया नंबर 1 एंड नंबर 2 इस लाइन या इस प्लेन के द्वारा सेपरेटेड है। यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आती है, कोई आपतित किरण आती है और इस प्लेन से पार होकर इस दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाती है। ओके, एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम। अभी हम मीडियम के ऊपर बाद में बात करेंगे, केवल आप अभी याद रखिए ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है नो आर। बिकॉज देखिए दोनों वर्ड रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी दोनों के दोनों वर्ड आर से स्टार्ट होते हैं। तो जो रिफ्लेक्शन की फिनोमिना में एंगल आर है वो रिफ्लेक्शन एंगल है, रिफ्लेक्शन परावर्तित कोण है। और जो रिफ्रैक्शन की फिनोमिना में अपवर्तन की घटना में जो एंगल आर है वो रिफ्रैक्शन एंगल है, अपवर्तित कोण है। देखिए रिफ्लेक्शन एंगल आर इन द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंगल आर ऑल्सो बट इन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। तो होता क्या है एक्चुअली रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में कि जब कोई भी इंसिडेंस रे किसी पारदर्शी माध्यम से, कोई पारदर्शी माध्यम ऐसा हो सकता है जैसे कोई ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास या वाटर, एयर, ये सारे के सारे जो मीडियम है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो रिफ्रैक्शन की फिनोमिना हमेशा कहाँ होगी कि जब कोई आपतित किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो मीडियम नंबर 1 है और मीडियम नंबर 2 है उनमें रिलेशन कैसा है, यानी इनमें से डेंसर मीडियम कौन सा है और इनमें से रेयर मीडियम कौन सा है। अगर डेंसर मीडियम से देखिए, अगर कोई इंसिडेंट रे और ये दोनों जो मीडियम है, ये एक और बहुत बड़ा डिफरेंस जो फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन में एंड फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन में होता है वो ये कि फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एक ही मीडियम में होती है, यहाँ मीडियम चेंज नहीं होता। लेकिन फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन में हमेशा मीडियम चेंज होता है और जो इंसिडेंट रे है वो किसी एक मीडियम से आती है और किसी दूसरे मीडियम में होती है। लेकिन शर्त ये है कि ये जो दोनों मीडियम हो ये पारदर्शी मीडियम हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो। जैसे कोई रे हो सकता है किसी एयर से किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास में एंटर करे या फिर किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास से वाटर में एंटर करे या वाटर से एयर में एंटर करे, एयर से ग्लास में एंटर करे। ये तीनों मीडियम जो मैं बता रहा हूँ ये तीनों के तीनों मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल है फॉर ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करती है तो या तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है या नॉर्मल से दूर हट जाती है। डिपेंड करता है कि वो जो इंसिडेंट रे है वो
किस मीडियम से किस दूसरे मीडियम में प्रवेश कर रही है। तो वही केसेस हमें यहाँ पढ़ने हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात, फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन की हमने बात कर दी। व्हेन एन इंसिडेंट रे कमिंग आउट फ्रॉम ए one transparent medium and enters to other transparent medium, it may deviate away from the normal or towards the normal, and this phenomena is known as phenomena of refraction. जब कोई आपतित किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, और ये दोनों ही फिनोमिना, दोनों ही घटना क्या कहलाती है? फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन में 3 लॉज हैं। कौन कौन से लॉज हैं? फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। ये वही लॉ है जो आपने सेकंड लॉ के फॉर्म में पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो वही लॉ है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारे पास यहाँ, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो डॉटेड फॉर्म में हमने बनाया है, एक्चुअली जो यूनिवर्सल लॉ है फॉर द ट्रेवलिंग ऑफ लाइट, वो ये है कि लाइट को हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करना चाहिए था। एक्चुअली जो इंसिडेंट रे है उसका पाथ कुछ इस तरह का होना चाहिए था, जो डॉटेड पाथ यहाँ बनाया गया है कुछ इस तरह का होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जब भी कोई भी इंसिडेंट रे किसी एक मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में प्रवेश करेगी तो या तो वो नॉर्मल की तरफ आएगी, डेविएटेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेविएटेड अवे फ्रॉम द मीडियम, फ्रॉम द नॉर्मल। तो या तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी या वो अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये जो फिनोमिना है यही है फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इंसिडेंट रे, refracted ray and point normal at the point of incidence lie in the same plane। इसी प्लेन में वो लाई करते हैं आप, इसी प्लेन में तीनों के तीनों। कौन कौन से? the incident ray, the refracted ray, here is refracted ray, and normal to the point of incidence lie in this plane, in the same plane। This is the first law of फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ के ऊपर बात करें, सेकंड लॉ के ऊपर बात करें तो जो सेकंड लॉ है वो ये है कि जो इंसिडेंट एंगल का साइन है और जो रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन है, द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, द रेशो ऑफ दीज टू साइंस, दैट इज द रेशो ऑफ the sine of incident angle and the ratio of the sine of refracted angle is equal to the ratio of the refractive index of two medium। मैंने आपको बताया अभी, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस मीडियम का जो पहला वाला मीडियम है उसको n1 हमने सपोज किया है और दूसरे वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने n2 सपोज किया है। तो द रेशो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल and the sine of refracted angle is equal to the ratio of the refractive index of two medium, that is n2 by n1, and can be represented as 1 and 2, that is equal to constant। Means this ratio, the sine of the incident angle to the sine of the refracted angle is always be constant, हमेशा ये नियत रहता है। फॉर ए गिवन वेवलेंथ, किसी दी हुई वेवलेंथ के लिए ये जो रेशो है, द साइन आई ओवर साइन आर मस्ट बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। 1 and 2 को हम कैसे रीड करते हैं? इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ये n2 by n1 का जो रेशो है कुछ इस तरह से रीड किया जाता है, 1 and 2, that is this is the refractive index of second medium right on the right hand side with respect to the first medium। This is the second law of refraction। First law is the incident ray, the refracted ray, and the point or
normal to the point of incidence lies always in the same plane. The second law is the ratio of the sine of incident angle to the sine of refracted angle is always equal to a constant for a given wavelength, and is the refractive index of the second medium with respect to the first medium, and represented as 1 and 2. That is this ratio N2 over N1 is represented as 1 and 2. That is the ratio of the refractive index of second medium to the ratio of refractive index of first medium. This is the second law of refraction. The third law of refraction: the frequency of the refracted ray remains same as that of the incident light, but its velocity and the wavelength change. यानी जो फ्रीक्वेंसी है रिफ्लेक्टेड रे की वो बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसी इंसिडेंट रे की रहती है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है और वेवलेंथ है वो चेंज होता है. वेलोसिटी एंड वेवलेंथ बोथ आर चेंज विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे. स्पेशल केसेस कुछ हैं. अगर फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन की हम बात करें तो फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन में कुछ जो स्पेशल केसेस हैं उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट जो स्पेशल केस है ये है कि इफ द लाइट रे एंटर्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, दैट इज N2 इज ग्रेटर देन N1, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकेंड मीडियम का वो बड़ा हो टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. यानी जो रे है किसी रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में अगर एंटर करते तो क्या होगा. कुछ इस तरह की फिनोमिना आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर. वो ये कि ये कोई इंसिडेंट रे है, पहले वाले मीडियम को हमने रेयर मीडियम मान लिया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कहा N1 है. दूसरे वाले मीडियम को हमने डेंसर मीडियम कंसीडर कर लिया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कहा N2 है. तो जो इंसिडेंट रे है वो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ पाथ ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट इज दैट ये जो इंसिडेंट रे है ये इस डॉटेड पाथ पर आगे बढ़नी चाहिए थी. लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे किसी रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में एंटर होती है, और फॉर एग्जांपल कि अगर एयर टू ग्लास आए, क्योंकि अगर सपोज कीजिए ये वाला मीडियम एयर है और ये वाला मीडियम ग्लास है, ये तो एयर इन कंपैरिजन टू ग्लास एक रेयर मीडियम है एंड ग्लास इन कंपैरिजन टू एयर एक डेंसर मीडियम है. तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है जो इस डॉटेड पाथ पे आगे जानी चाहिए थी ये एक्चुअली नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाती है, इज डेविएटेड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये एक्चुअली जो इंसिडेंट रे है वो ऐसे जिस तरफ मेरा पेन है इस तरफ इस पाथ पे आगे बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि इंसिडेंट रे यहाँ से आई है और इसी पाथ पे उसे आगे बढ़ जाना चाहिए था. लेकिन चूंकि ये जो इंसिडेंट रे है एक रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो ये एक्चुअली अपने पाथ से डेविएट हो जाती है और कुछ इस तरह डेविएट होती है कि ये डेविएशन होता है टुवर्ड्स नॉर्मल. तो ये इस तरह के पाथ को फॉलो करती है. दिस इज द फर्स्ट स्पेशल केस. व्हेन इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम अ rarer medium enter to the denser medium, then the refracted ray always deviated towards the normal. And in this case, because N2 is the denser medium, that's why the value of N2 is always greater than value of N1. This is the condition that N2 is greater than N1. तो हमने एक फॉर्मूला यहाँ हम स्टडी करके हैं, that is the ratio of the incident angle to the ratio of the refracted angle is always equal to N2 over N1. So from this law that sine of I, that is sine of incident angle to the sine of refracted angle is always equal to N2 over N1. That is the ratio of the two refractive index and is always greater than 1 because N2 is always greater than 1.
n1. So according to this relation, because n2 over n1 is greater than 1, this implies that sin I over sin r is always greater than 1. That is, sin I is always greater than sin r. That is, angle of incident is always greater than angle of refraction. That is, the refracted ray deviated towards the normal. जब भी angle of incident बड़ा होगा और angle of refraction छोटा होगा in comparison to incident angle, तो हमेशा जो refracted ray है वो deviated होगी towards the normal. दूसरे स्पेशल केस की बात कर लेते हैं, when n2 is less than n1, यानी ये ठीक इसका विपरीत केस है, उल्टा केस है. कैसे कि जब कोई इंसिडेंट रे किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है. फिर से वही वाली कहानी, ये इंसिडेंट रे का पाथ है, ये जो पेंसिल का निप है ये इंसिडेंट रे का पाथ होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द लाइट. लेकिन ऐसा होता नहीं. कब नहीं होता? जब कोई भी इंसिडेंट रे किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम में प्रवेश करते है, किसी सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो डेविएटेड अवे फ्रॉम द इंसिडेंट पाथ. तो उसका जो पाथ है वो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है और कुछ इस तरह के पाथ को फॉलो करती है. तो ये वाला जो लॉ है वो ये है कि जब डेंसर मीडियम से कोई भी इंसिडेंट रे किसी रेयर मीडियम में प्रवेश करती है तो वो हमेशा अभिलंब से दूर हट जाती है, डेविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, फिर से हम उसी लॉ को यूज करने वाले हैं. दैट इज द रेशो ऑफ साइन आई टू द रेशो ऑफ साइन आर. दैट इज द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू n2 over n1 and is always less than 1. Is always less than 1. Okay, and this relation suggests us that sin I is always less than sin r. That is, angle of incidence is always less than the angle of refraction. That is, the refracted ray deviated away from the normal. हमेशा ऐसा होगा. जब भी ऐसा होगा कि एंगल किसी कोई भी इंसिडेंट रे किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम में एंटर करती है तो वो हमेशा डेविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने कहीं ना कहीं 12th में स्टडी किए हैं, बट फॉर द क्विक रिव्यू नाउ, अगर तीसरे स्पेशल केस की बात हम करें तो ये हो सकता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाए, यानी जो रे है वो ट्रेवल करे टुवर्ड्स और टू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, यानी आई के वैल्यू 0 हो तो आर भी 0 होगा. दैट इज द इंसिडेंट रे इज अलोंग द नॉर्मल, देन रिफ्रैक्टेड रे passes undeviated but its velocity gets changed. ये बात, वेलोसिटी तो बदल जाएगी बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मीडियम, लेकिन उसका जो डेविएशन होगा वो 0 रहेगा. यानी अगर कोई भी इंसिडेंट रे है जो जिसका इंसिडेंट एंगल ये वाला एंगल आई 0 हो जाए, यानी कि वो जो वेव है वो कुछ इस तरह से ट्रेवल करे कि इस नॉर्मल की डायरेक्शन में ट्रेवल करे. आई तभी 0 होगा जब नॉर्मल की डायरेक्शन में आएगी. तो वो जो वेव होगी, जो रे होगी, वो अनडेविएटेड फॉर्म में इस मीडियम से किसी दूसरे, चाहे वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, हमेशा इफ एंगल आई इज 0 देन श्योरली एंगल आर मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड द रे which is travels towards the normal is passed through one medium to other medium undeviated in the undeviated form, but its velocity gets changed because this ray is passing through one medium to the other medium. अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं. व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये आपने वर्ड बहुत पढ़ा होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
क्या होता है n। एक्चुअली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो c और v का रेस होता है। c और v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस विच इज डिनोटेड बाय c एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज डिनोटेड बाय v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, दैट इज n इक्वल टू c बाई v। ये रिलेशन आप पढ़ते हैं। c का वैल्यू आप पढ़ते हैं न्यू लैम्डा, और किसी मीडियम में जब होगा तो उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, तो न्यू इंटू लैम्डा m। अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ से आप इस रिलेशन में रखते हैं तो जो n का नया फॉर्म पढ़ते हैं आप, उन c के वैल्यू हुआ न्यू लैम्डा और v का वैल्यू हुआ न्यू लैम्डा m, बिकॉज ऑफ मीडियम न्यू इज कैंसिल्ड विद न्यू एंड यू कैन गेट दिस रिलेशन c by v in the new form, that is lambda over lambda m, that is the wavelength of the light in free space to the wavelength in the medium। okay. एक दूसरी फिनोमिना के ऊपर बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो एक ऐसी फिनोमिना है जो फिजिक्स में आमतौर पर बहुत जगह यूज होती है, फाइबर ऑप्टिक्स में बहुत जगह। तो वेव गाइड्स, जब आप कहीं आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में भी आप कहीं ना कहीं जरूर आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, या तो फिर आप आगे अगर एमएससी में फिजिक्स, एमएससी जब आप करते हैं तो फिजिक्स अगर आपके साथ रहता है तो फिर वहाँ आप एक टॉपिक या एक कॉन्सेप्ट से रूबरू होंगे, वो होगा वेव गाइड। वो ये दोनों जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, द फाइबर ऑप्टिक्स एंड द वेव गाइड, ये दोनों इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक्चुअली एप्लीकेशन है एप्लीकेशन है फिजिक्स की टू द ऑफ दिस फिनोमिना, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्चुअली होता क्या है? जब जो नॉलेज अभी तक हम एक्वायर करके आए हैं पीछे, हम अभी पढ़ के आए हैं कि हाँ भाई एनर्जी के फॉर्म है, लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है, किस तरह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कब क्या होगा जब एक रे, किसी इंसिडेंट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, या वो डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम में एंटर करेगी, या फिर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा। ये सब नॉलेज हम एक्वायर करके आए हैं अभी। ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना, ये रिफ्रैक्शन की फिनोमिना से ही है एक्चुअली। ये आप इसका मोटा कन्वर्जन ये समझ सकते हैं कि आप कैसे रिफ्रैक्शन की फिनोमिना को रिफ्लेक्शन की फिनोमिना बना सकते हैं। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन टू द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्रैक्शन की फिनोमिना को आपको रिफ्लेक्शन की फिनोमिना में चेंज करना है। वो ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, ये है फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल। होता क्या है कि ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, और ये एक लाइन या एक मीडियम है, एक प्लेन है जो किसी डेंसर मीडियम को किसी रेयर मीडियम से अलग करता है। यानी ये जो पहले वाला मीडियम, मीडियम नंबर 1, इसको मैं मीडियम नंबर 1 कह देता हूँ, और इसको मैं मीडियम नंबर 2 कह देता हूँ। ये जो दो मीडियम हैं, ये पहले वाला मीडियम डेंसर मीडियम है, दूसरे वाला मीडियम रेयर मीडियम है, और एक इंसिडेंट रे आती है। आपको पता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम में आएगी तो वो नॉर्मल से डेविएट हो जाती है, डेविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज अभिलंब से दूर हट जाती है। ये होता है, ये एक जनरल फिनोमिना है, इसमें कुछ भी अलग साइंस नहीं है। लेकिन अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएं, ओके, कंसंट्रेट ऑन माय सेंटेंस, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करें, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करने से एक ऐसा एंगल आता है जब ये जो रे रिफ्रैक्ट हो रही है टू द मीडियम नंबर 2, ये
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये 90 डिग्री हो जाए, ये 90 डिग्री हो जाए। आई रिपीट माई सेंटेंस कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को कुछ इस तरह से बढ़ाएं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल C कहने लगते हैं। आपने इंसिडेंस एंगल की वैल्यू बढ़ाना शुरू की, मान लीजिए पहले ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ये पहले यहाँ था, ये रे पहले इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही थी, फिर ऐसे घूमी, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और बाद में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जिसको हम क्रिटिकल एंगल C कह रहे हैं, एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसको हम क्रिटिकल एंगल C कह रहे हैं, जिसके लिए जो रिफ्रैक्टेड एंगल, जो रिफ्रैक्शन एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, उसका वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो इस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहने लगते हैं। दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, क्रिटिकल एंगल। और इसके बाद ये है कहानी कि अगर आप फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दें, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दें, तो जो ये रिफ्रैक्शन की फिनोमिना हो रही है, ये जो रे यहाँ फर्स्ट वाले केस में, दिस इज द केस नंबर फर्स्ट, दिस इज द केस नंबर सेकंड एंड दिस इज द केस नंबर थर्ड। केस नंबर फर्स्ट में जो फिनोमिना हो रही थी रिफ्रैक्शन की, वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाते टू द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये जो अपवर्तित हो रही थी किरण, ये परावर्तित हो जाती है टू द सेम मीडियम। अब मीडियम नंबर 1 नंबर 2 नहीं, तो एक पर्टिकुलर एंगल पर जाकर जब अपवर्तित किरण या अपवर्तन कोण का मान जहां 90 डिग्री हो जाए, उस क्रिटिकल एंगल को आप कहते हैं क्रिटिकल एंगल C। और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर आप क्रिटिकल एंगल से भी बड़ी कर दें तो ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है एक्चुअली ये फिनोमिना बन जाती है रिफ्लेक्शन की। दैट इज नोन एज द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे की चमक का यही कारण, हीरे में जो चमक होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होती है। फाइबर ऑप्टिक्स जो वर्क करता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। ट्रांसमिशन सिस्टम में जो वेवगाइड काम करती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है फिजिक्स में। अंडरस्टैंड? ओके। कंडीशंस क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि द रे मस्ट पास फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। ये पहली कंडीशन कि जो रे पास करे फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, वो हमेशा यही करे। आप भी कभी इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं। रेयरर मीडियम से जब कोई रे किसी डेंसर मीडियम में आएगी तो वो कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना नहीं हो सकती। वहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना नहीं हो सकती। हमेशा ये केस होना चाहिए कि वो जो इंसिडेंट रे है वो किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयरर मीडियम में आए। हमेशा मीडियम नंबर 1 मस्ट बी डेंसर एंड मीडियम नंबर 2 मस्ट बी रेयरर फॉर द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि I मस्ट बी ग्रेटर देन C, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना होगी, नहीं तो नहीं होगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना केवल तभी होगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। दिस द two conditions for the total internal reflection। एक रिलेशन है क्रिटिकल एंगल में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। वो क्या है? फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप ये रिलेशन बहुत बार पढ़ के आए हैं पीछे, sin i/sin r N2/N1। N2 जो मीडियम था हमारा, यहाँ आप देख सकते हैं
N2 जो मीडियम है हमारे पास रेयर मीडियम है, और N1 मीडियम हमारे पास डेंसर मीडियम है। इसको हमने जो डेंसर मीडियम है Nd से रिप्रेजेंट किया है, और जो रेयर मीडियम है उसको Nr से, D फॉर डेंसर, R फॉर रेयर। N आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो एक रिलेशन हमने इस्टेब्लिश करना है किसमें, द क्रिटिकल एंगल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो वो रिलेशन कुछ किस तरह का होगा, वो इस तरह का होगा। ये रिलेशन आप वेल नोन है, दैट इज साइन I over sin R must be equal to constant, and constant is resulted by the ratio N2 over N1. N2 is the rarer medium, that's why N2 is replaced by Nr, and N1 is the denser medium, that is why N1 is replaced by Nt, the denser medium, the refractive index of denser medium, the refractive index of rarer medium. For the critical incidence, I must be equal to C and R is equal to 90 degree. So I की वैल्यू आपने C रख दी, R की वैल्यू 90, sin 91, तो sin I की जगह आ गया sin C, and NR over ND is the ratio, and it can be represented as 1 over R and D, और DNR से भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, that is the refractive index of the denser medium with respect to the rarer medium. This is the relation between the refractive index to the critical angle. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मोस्ट जनरली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राज ऑफ रिफ्लेक्शन, और वहीं से हमारे पास एक छोटी सी फिनोमिना आती है टोटल इंटर, हालांकि इम्पोर्टेंट बहुत है ऑप्टिक्स की ब्रांच में, लेकिन छोटी सी एक फिनोमिना आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी हम मेन टॉपिक के ऊपर बढ़ रहे हैं आगे, तो अभी स्टडी करते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर्स? आपके पास सपोज कीजिए आपके पास कोई बल्ब है, ओके, और बल्ब जैसी कोई बोल, जैसे बल्ब का अगले वाला हिस्सा होता है, उस तरह की कोई एक आपके पास ट्रांसपेरेंट बोल है, कांच की कोई ट्रांसपेरेंट बोल है, और आपने उसमें बीच में से काट दिया, और उसके अब आपके पास उसके दो हिस्से, एक बाहर वाला सरफेस है और एक अंदर वाला सरफेस। हालांकि इस समय वो दोनों ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर आप उसके एक हिस्से को पॉलिश कर दें तो वहां से जनरेशन होता है, वहां से इवॉल्व होता है द स्फेरिकल मिरर। कैसे? अगर आप उस हिस्से को, जो आपके पास बॉल है, जो आपने हिस्सा उस बॉल का काटा हुआ है, उसके आप बाहरी सरफेस पर आप पॉलिश करते हैं। ये जो लाइंस यहाँ लगाई गई हैं पीछे, मैंने पीछे भी आपसे डिस्कस किया है कि ये जो लाइंस, छोटी छोटी लाइंस यहाँ हम ड्रॉ करते हैं, ये पॉलिश को रिप्रेजेंट करने का फिजिक्स में एक तरीका है। तो अगर इस हिस्से के बाहरी पृष्ठ पर, आउटर सरफेस पर आप पॉलिश करते हैं, तो ये जो मिरर बनता है वो कॉनकेव मिरर बनता है। और अगर आप इसी, वही बॉल है आपके पास, उसके अंदर वाले हिस्से को पॉलिश करते हैं, यहाँ देखिए जो छोटी छोटी लाइन है वो अंदर वाले हिस्से पे बनाई, तो जो मिरर फॉर्म होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है कि अगर आप किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास का कोई आपके पास बोल जैसा कोई शेप है और उसका कुछ हिस्सा आप काट ले, सपोज कीजिए मोस्ट जनरली आपने बीच में से उसे काट दिया, तो एक हेमिस्फेयर जैसी आपको होलोस्फीयर आप कहें तो ज़्यादा बेहतर है, तो इस तरह की आपको एक शेप दिखेगी। तो इस शेप को कि अगर आप बाहर वाले हिस्से को पॉलिश करते हैं तो ये कॉनकेव मिरर होता है, और अंदर वाले हिस्से को पॉलिश करते हैं तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो सपोज कीजिए यहाँ कुछ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, अगर आप बाहर वाले सरफेस को पॉलिश करेंगे तो आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर वाला होगा, और अगर अंदर वाले सरफेस को पॉलिश करते हैं तो आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बाहर वाला सरफेस होगा। दूसरी बात, जिस स्फीयर का, जिस होलो स्फीयर का ये हिस्सा है जो आपने यहाँ दिखाया, ये वाला हिस्सा, तो किसी ना किसी तो होलो स्फीयर का हिस्सा होगा ये वाला, तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, उस स्फीयर का, उस होलो स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, उसी को हम कहते हैं सी, द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और अगर आप M1 से M2 वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं एपरेचर। यहाँ जहाँ अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ से सेंटर की तरफ तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ ये लाइन इस मिरर को आके मिलती है इसको हम कहते हैं पोल P। और पोल से सेंटर की डिस्टेंस है R, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो मिरर है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम M1 टू M2। तो अगर मिरर को आपको रिप्रेजेंट करना पड़े इस फिगर में तो आप कहेंगे मिरर M1 M2, ठीक है। इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस के बारे में भी आप कह सकते हैं, ये जो बाहर वाला सरफेस इसका आउटर सरफेस एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये इसका पोल है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया गया है जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये M1 से M2 को अगर आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो एपरेचर के बारे में, एपरेचर उसको बोला जाता है। इस मिरर को भी रिप्रेजेंट करेंगे तब भी आप कहेंगे मिरर M1 M2, क्योंकि जो मिरर हिस्सा है, जो हिस्सा उसको रिफ्लेक्ट करेगा, जितना हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा, मान लीजिए इतने हिस्से पे आपने पॉलिश की तो जरूरी थोड़ी ना कि ये बॉल केवल यहीं तक हो सकता है, ये बॉल आगे भी एक्सटेंड कर रही हो, ऐसे एक्सटेंड कर, लेकिन हिस्सा कितना पॉलिश किया आपने, ये वाला हिस्सा। तो मिरर का जो काम करेगा वो वही वाला हिस्सा काम करेगा जितना आपने पॉलिश किया हुआ है। ये वाला हिस्सा आपने पॉलिश नहीं किया तो ये वाला हिस्सा मिरर नहीं है। तो मिरर जो बोला जाएगा वो केवल M1 से M2 तक बोला जाएगा। दूसरी बात, फोकस की हम बात कर लेते हैं। तो अगर कॉनकेव मिरर है और उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग या पैरेलल, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई दो रे आती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो रिफ्लेक्शन के बाद, चूंकि रिफ्लेक्शन होगा इंटरनल सरफेस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं उसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ द मिरर, फोकस ऑफ द मिरर। और इस पॉइंट से पोल का जो डिस्टेंस होगा वो होगा फोकल लेंथ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस के बारे में होगा कि इसका जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर दो लाइट रेज आती हैं तो वो जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड होती हुई प्रतीत होती, आभासी प्रतीत होती, ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड, इस पॉइंट को हम बोल देंगे उसका फोकस पॉइंट। और फोकस से जो पोल का डिस्टेंस होगा वो होगा उसका फोकल लेंथ। एक रिलेशन बहुत फेमस ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ फॉर बोथ द कॉन्वेक्स एंड द कॉनकेव मिरर। ये बहुत फेमस एक रिलेशन। मैंने बोला हम रिलेशन यहाँ ड्राइव करने नहीं आए हैं, मुझे केवल आपको रिव्यू कराना है, केवल एक रिकैप देना है कि आपने क्या क्या ऑप्टिक्स में अभी तक स्टडी किया। ये रिलेशन भी आप 12th लेवल को स्टडी करके आते हैं। द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। Okay, so dear students, that's all for now. Meet you into the next one. Till then, thank you.